बहुत समय पहले रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का पति खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसी जंगल में जमींदार कालू सेठ भी रहता था। उसकी नजर गरीब और कमजोर पक्षियों की जमीन पर रहा करती थी। किसी न किसी बहाने वो उनकी जमीन हड़प लेता था। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर कालू सेठ आता है और टुन्नू चिड़ा से कहता है, अरे ओ, इतने दिन हो गए, तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, बस अब और नहीं। ये लो कागज, इस पर अपना पंख लगा दो और ये खेत और जमीन मेरे नाम कर दे। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे अपने खेत में काम भी दे दूंगा, जिससे तुझे और तेरे परिवार को भूखा मरना ना पड़े। आप किस कर्ज की बात कर रहे हैं सेठ जी? मैंने कब आपसे कर्ज लिया है? मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं है। फिर मैं अपना खेत आपके नाम क्यों करूं? सुबह सुबह आप में चढ़ा रखी है क्या? जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है मेरे खेत में। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख, तेरे पंख का निशान लगा है इस कागज पर। तूने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए हैं। मालिक, ऊपर वाले के लिए है, ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। आप ऊपर वाले से तो डरिए। अगर आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। वो सब मैं नहीं जानता। आज से ये खेत मेरा हुआ। तू चल भाग यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे मार कर इसी खेत में दफना देंगे। फिर तेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। टुन्नू चिड़ा क्या करता, बेचारा रोता हुआ घर वापस आ जाता है। उसकी ये हालात देखकर उसकी पत्नी रानो चिड़िया उससे कहती है, अजी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ है, जल्दी बताइए, मेरा जी बैठा जा रहा है। रानो, उस कालू सेठ ने झूठे कर्ज की बात कहकर मेरा खेत हड़प लिया। मैंने अभी तक उससे कोई कर्ज नहीं लिया है। वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे? मैं अभी जाकर देखती हूँ। कोई फायदा नहीं रानो उसके पास जाने का। पता नहीं कहां से मेरे पंख के निशान वाला कागज है उसके पास, जिसमें लिखा है मैंने 50,000 रुपए उससे उधार लिए हैं। ये कहकर टुन्नू चिड़ा को ऐसा सदमा लगता है कि वो खाट पकड़ लेता है। ये सब देखकर रानो और गुड़िया घबरा जाती हैं। बिटिया, तुम्हारे पापा की तबीयत आज बहुत खराब है। मैं डॉक्टर तोतराम को बुलाकर लाती हूँ। तुम यहीं अपने पापा के पास बैठकर उनका ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया डॉक्टर तोताराम को बुलाने जाती है। तभी उसे एक जगह किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया पास जाकर देखती है तो एक साधु बाबा बुरी तरह से घायल झाड़ियों के बीच पड़े करहा रहा था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरी मदद कर दो। तभी रानो चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। बस बाबा, आप घबराइए नहीं, मैं आ गई हूँ। आपकी यह हालत किसने की बाबा? ये सब छोड़िए, मैं अभी आपको यहाँ से बाहर निकालती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानो चिड़िया उस साधु बाबा को वहाँ से बाहर निकालती है। बाबा, आप ठीक तो है ना? अब बताइए, आपकी ऐसी हालत किसने की? बिटिया, एक शिकारी ने मेरी ऐसी हालत की है। झाड़ियों में छिपकर मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई है, वरना आज वो मुझे मार ही डालता। बिटिया, यहीं पास में मेरा घर है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो बेटा। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। क्यों नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस घायल साधु बाबा को उसके घर तक पहुंचाती है और बाबा से कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मैं यहाँ पर डॉक्टर तोतराम को बुलाने के लिए आई थी। क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी परेशान कैसे हो गई? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर रानो चिड़िया बाबा को सारा बात बताती है। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, घर में इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। मैं सरकारी डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, तभी आपकी आवाज आई और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आ गई।
अच्छा सुनो बिटिया, तुम एक बहुत नेक दिल और दयालु चिड़िया हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें ये जादुई लीची के बीज देता हूँ। इसे रात के अंधेरे में जब सब सो जाए तो अपने घर के आंगन में बो देना। अगले दिन लीची का पेड़ और लीची का घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया वो बीज लेकर वहाँ से चली गई। फिर रानो ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद उसने अपने आंगन में वो लीची के बीज बो दिए। अगले दिन लीची के पेड़ और लीची का बना हुआ घर को देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपनी बेटी गुड़िया को वहाँ लेकर आई। टुन्नू जी, गुड़िया, आप दोनों जल्दी से मेरे साथ आंगन में चले और देखें, हमारे आंगन में लीची का पेड़ उगा है और उसके साथ में लीची का घर भी है। फिर टुन्नू चिढ़ा और गुड़िया दौड़े दौड़े आंगन में आते हैं। अरे ये क्या रानो हो, यहाँ तो लीची का पेड़ और लीची का घर कभी था ही नहीं, पर अचानक ये सब कैसे हुआ? फिर रानो चिड़िया सारी बात उन्हें बताती है। तभी टुन्नू चिढ़ा एक लीची खाता है और लीची खाते ही उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अरे रानो, ये लीची कोई मामूली लीची नहीं, बल्कि ये जादुई लीचियाँ हैं। ये सब तुम्हारी अच्छाई की वजह से हुआ है। जो बाबा ने खुश होकर तुम्हें ये जादुई लीची के बीज दिए, और ये लीची का घर कितना सुंदर है। सुनो पापा, आप ये सारी लीची को तोड़कर बाजार में बेच दो। इससे हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और आपको काम ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर टुन्नू चिढ़ा अपने परिवार के साथ उस लीची के घर के अंदर जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है और इस घर के अंदर हमारे जरूरत की सारी चीजें मौजूद भी हैं। सच में ऊपर वाले ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। फिर टुन्नू चिड़ा झटपट सारी लीचियों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। और फिर उस दिन के बाद से वो लीची बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घायलों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। किसी गांव में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ कालू कौवे और गौरी कौवी के घर में नौकरानी का काम करती थी। वो दोनों कौवा कौवी बहुत ही लालची और धोखेबाज पक्षी थे। वो दोनों रानो चिड़िया और गुड़िया से दिन रात मजदूरों की तरह काम करवाते थे। दोनों माँ बेटी अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों मजबूरी में कालू और गौरी के अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। उधर कालू कौवा पक्षियों से उधार पैसे लेता था। धीरे धीरे उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और फिर एक दिन उनके घर पर भुल्ला चील अपने साथियों के साथ अपना कर्ज मांगने आता है। सुन तालू कौवे, आज इतने दिन हो गए, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, याद रखना। उसके बाद वो चील वहाँ से चला जाता है। उस चील की धमकी सुनकर कालू और गोरी की हालत खराब हो जाती है। हमें किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करना होगा। वो पक्षी बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सच में हमें जान से मार देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा। हम इन दोनों माँ बेटी का इस्तेमाल करके पैसे का इंतजाम करेंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को काली पहाड़ी पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले पक्षियों का मानना था कि उस पहाड़ी के पास बेशकीमती मोती है। सुनो रानो, तुम अभी के अभी उस काली पहाड़ी के पास जाओ और हमारे लिए वो बेशकीमती मोती लेकर आओ, जिसे बेचकर हम अपना सारा कर्जा चुकाएंगे। मालिक, लेकिन मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगी? आपको पता है ना, वहाँ पर खतरनाक। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, हम कुछ नहीं जानते। चुपचाप से तुम वहाँ जाओ, वरना तेरी इस बेटी को मैं जान से मार दूंगा।
बेचारी रानो चिड़िया के पास कालू कौवे की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद वो पहाड़ी पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर बेशकीमती मोती नहीं मिलते। वो वापस घर आ जाती है, लेकिन कालू और गोरी उसे डरा धमकाकर दोबारा काली पहाड़ी पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार रानो चिड़िया का सामना खतरनाक जानवरों से होता है, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये जानवर यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना मैं इनका शिकार बन जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया किसी तरह अपनी जान उन जानवरों से बचाकर वापस घर आती है। उसे खाली हाथ देख कालू कौवा आग बबूला हो जाता है। मोती हासिल करना इस चिड़िया के बस की बात नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ बेचारी रानो की हालत पर उन दोनों को जरा भी तरस नहीं आता। माँ, ये दोनों बहुत ही लालची हैं। हमेशा अपने फायदे के लिए हम दोनों को मुसीबत में फंसा देते हैं। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है जो हमें इनके साथ रहना पड़ता है। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कर्ज वाले कालू को पैसे के लिए दोबारा धमकी देने आते हैं और उन्हें सिर्फ एक दिन का समय देते हैं। इस बात से कालू और गोरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहता है। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पक्षियों को मारकर उन्हें जमीन में दफन कर देता है और अगले दिन मुर्दा पक्षी सोने के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम रानो और गुड़िया को उस तांत्रिक के हवाले कर देंगे। फिर तांत्रिक उन दोनों को मारकर जमीन में दफना देगा। उसके बाद दोनों का शरीर सोने के रूप में बदल जाएगा। इस तरह वो दोनों लालच में पड़कर रानो और गुड़िया को मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। ये दोनों तो अपने फायदे के लिए हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें आज रात ही किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। फिर रात में मौका देखकर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वो दोनों दूर जंगल में जा पहुँचते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब मैं और नहीं उड़ सकती। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। दोनों माँ बेटी जैसे ही कुएं के पास पहुंचते हैं कि तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाहर निकल आता है। ओए, तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या करने आए हो? रानो उस तांत्रिक को कालू और गोरी की सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों फिक्र मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो। फिर तांत्रिक उन दोनों को अपने जादुई स्ट्रॉबेरी घर में ले आता है। उस विशाल स्ट्रॉबेरी घर को देखकर रानो और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं। सच में ये स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत सुंदर है। फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक और स्ट्रॉबेरी का घर बना देता है। रानो चिड़िया, ये लो, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का घर आज से तुम दोनों का है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस स्ट्रॉबेरी घर के अंदर जाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर सैर करने आती है। तभी कालू और गोरी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उनका पीछा करते हुए जादुई स्ट्रॉबेरी घर तक पहुंच जाते हैं। यह जादुई स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत ही कमाल का है। इस घर की शक्तियों के जरिए हम बहुत धनवान बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस घर को अपने कब्जे में लेना होगा। उस समय तांत्रिक कहीं बाहर गया हुआ था। रानो और गुड़िया घर पर अकेले थे। तभी कालू और गोरी घर के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों को अचानक देख माँ बेटी घबरा जाती है। तुम दोनों ने क्या सोचा था? इतनी आसानी से हमारे चुंगल से निकल जाओगे? अब तुम दोनों को मारकर हम इस घर पर अपना कब्जा कर लेंगे। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ कालू कौवे, बस अब बहुत हुआ। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम दोनों को तुम्हारी नानी याद आ जाएगी।
फिर अगले ही पल उस जादुई स्ट्रॉबेरी घर के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो कालू और गोरी को स्ट्रॉबेरी के रूप में बदल देती है। फिर तेज हवा के झोंके के साथ वो दोनों स्ट्रॉबेरी हवा में उड़ते हुए वहाँ से दूर जंगल में चली जाती है। इस तरह कालू कौवे और गोरी कौवी को उनके की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ स्ट्रॉबेरी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनके पापा के न होने के कारण घर में किसी मर्द का सहारा नहीं था। रानो खेती में अनाज की छंटाई का काम करती और बचा कुचा अनाज घर ले जाती। उसी से वो अपने परिवार का पेट भरती। कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया की सेहत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे वो काम पर नहीं जा पाती। उनकी ऐसी हालत देख आस पड़ोस के पक्षियों से जितना बन पड़ता उतना गेहूँ देकर उनकी मदद किया करते थे। एक दिन गुड़िया बेटी ने माँ से पूछा, माँ रोटियाँ बना दूँ? मटके में गेहूं पड़ा हुआ है जिसे छांटना है। मैं साफ कर दूंगी माँ, मैं उसी की सफाई के लिए जा रही हूँ। पर माँ गेहूँ में बहुत कंकर हैं, सफाई करने में 1 घंटा लग जाएगा। आधे से ज्यादा तो कंकर और गेहूँ तो ना के बराबर होता है। ये किसने ऐसा गेहूँ दिया है? मुफ्त में मिला हुआ गेहूं ऐसा ही तो होगा बेटा, अपनी किस्मत में यही लिखा है बेटी। तभी दरवाजे पर ढोल बजाते हुए एक बाबा आए। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। बाबा हमारे पास कुछ नहीं, आप अगले घर जाइए। दहलीज पर आए हुए बाबा को खाली हाथ नहीं भेजा करते। जो है वह दे दो बेटी। माँ बेटी के मना करने पर भी बाबा जी वहाँ से नहीं हिले। इसलिए गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे पास जो है उन्हें देंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। फिर गुड़िया कंकर से भरा हुआ गेहूं वो बाबा को देने जाती है। ये देख बाबा गुड़िया चिड़िया की ओर देखते रहे। बाबा हमें क्षमा कीजिए, हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए हम आपको देने से मना कर रहे थे, हमें गलत मत समझिए। कोई बात नहीं बच्चा, क्या हुआ, पुण्य खाली नहीं जाता। ये लो तुम्हारे लिए ये बक्सा। ऐसा कहकर बाबा जी ने एक बक्सा वहाँ प्रकट किया। इस बक्से में तुम जो भी डालो, जो भी मांगो, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर ढोल बजाते हुए बाबा वहाँ से चले गए। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो बक्सा उठाया और अंदर ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ उन्होंने कहा जो है वो डालो, जो चाहो वो पाओ। इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया। क्या पता बेटा। उसके बाद गुड़िया ने मटके से गेहूं निकालकर उसे साफ किया और माँ से कहा, माँ आज मुझसे जितना बन पड़ा मैंने गेहूं की सफाई कर दी और मुझसे नहीं होगा, बाकी मैं कल करूँगी। सफाई किए हुए गेहूं मैं इस बक्से में डाल देती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया ने उसके बक्से में जैसे ही गेहूं डाला, उसमें से रोटी बनकर बाहर निकली। यह देखकर दोनों को यह समझ में आया कि जो बाबा घर पर आए थे वो कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी बाबा थे। उन दोनों ने पेट भरकर रोटियां खाईं और बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद प्रकट किया। लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं थी। उनके पास जितना गेहूं था वो खत्म हो गया। माँ हमारे पास जितना गेहूं था सब खत्म हो गया। मैं खेत जाकर गेहूं की छटाई कर आती हूँ, थोड़ा गेहूं मिल जाएगा। बेटा अब फसल की कटाई हो गई है, उस जमीन पर अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वहाँ भेड़ बकरियाँ घूम रही होंगी। अब हम क्या करें माँ? ऐसा कहकर गुड़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसे बाबा जी की कही हुई बातें याद आई, जो होगा वो डालो, जो चाहो वो पाओ। तुरंत गुड़िया ने उठकर उन कंकर को उस मशीन में डाल दिया। तभी माँ वहाँ आई। अरे पगली, ये क्या कर रही है तू? वो ऐसे बोल ही रही थी कि उस मशीन में से रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। माँ इसका मतलब हम इसमें जो भी डालेंगे तो उसके बदले में हम रोटियां ही मिलेगी। माँ हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम इसमें कंकर भी डालेंगे तो उसके बदले में हमें रोटियां ही मिलेगी। हम रोटियों को बेचकर घर चला सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया सोच है। उसके अगले ही दिन से वो दोनों रोटियां बनाकर बेचना शुरू करती है। उनकी रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होने के कारण उनके पास पक्षियों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये सब उस जंगल में रहने वाले कालू कौवा से देखा ना गया। ये गरीब माँ बेटी रोटियां बेचकर इतना कैसे अमीर हो सकती हैं? कुछ तो दाल में काला है, आज रात पता लगाता हूँ। कालू रात होते ही राणो के घर की खिड़की से झांककर देखने लगता है। माँ कल के लिए मैंने ये कंकर लाकर रख दिए हैं, कल सुबह रोटियाँ बेचने हमें जल्दी चलना है।
कंकर से रोटियां? कुछ समझ नहीं आया। कालू बेटा, यहाँ पूरी दाल ही काली है। कालू ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही गुड़िया वो कंकर उस बक्से में डालती है और उसमें से रोटियां बाहर आने लगती हैं। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे कैसे भी ये जादुई बक्सा चुराना होगा और मैं फिर घर बैठकर रोटियां तोड़ूंगा। कालू अपने घर जाकर जादुई मशीन चुराने का प्लान बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोटी ले लो, गर्मा गर्म रोटियां ले लो, ताजा ताजा आटे की रोटियां ले लो। कुछ ही देर में उनकी सारी रोटियां बिक जाती हैं और वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। ठेले को पेड़ के पास खड़ा करके जब अपने घोंसले में आती है तो अपना सर पीट लेती है। हे ऊपर वाले, हमारे घर किसने चोरी की? कौन हमारा बक्सा चुरा कर ले गया? कितने दिनों बाद हमारे घर खुशियाँ आई थी और वो भी कोई चुरा ले गया। माँ, आप परेशान ना हो, वो बाबा का जादुई बक्सा कहीं नहीं जाएगा, वो हमें जरूर वापस मिल जाएगा। अब मैं इसमें कंकर डाल देता हूँ और फिर मजे से रोटियां खाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही उसमें कंकर डालता है, उसमें से एक जोर का बिजली का झटका कालू को लगता है और जोर के झटके के कारण उसका घोंसला आग की चपेट में आ जाता है। कालू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल भाग जाता है। अगली सुबह, माँ, मैं पानी लाने जंगल जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। गुड़िया पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़े जादुई बक्से पर जाती है। वो तो शायद जादुई बक्सा है। गुड़िया खुशी खुशी वो बक्सा उठाकर घर ले जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं और वो रोटियाँ बेचकर अपना घर चलाने लगती हैं। दुष्ट कालू कौवा रोजाना अपना चेहरा छिपाकर पहाड़ों पर बैठ जाता और किसी भी आते जाते पक्षियों का भोजन छीन लेता। आज मिट्ठू तोता अपने लिए अपना सेब लेकर आ रहा था। कितना लाल है मेरा सेब, कितना मीठा है मेरा सेब। आज मिट्ठू खाएगा लाल सेब। ये कहकर मिट्ठू तोता अपना सेब लेकर जा रहा था। वो अभी पहाड़ों की तरफ पहुंचा ही था कि पीछे से कौवा अपना चेहरा छुपाए आता है और वो मिट्ठू का सेब लेकर भाग जाता है। मिट्ठू तो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। ले गया वो कमबख्त जालिम मेरा सेब, ले गया। पूरे 1 महीने बाद मुझे आज सेब खाने को मिला था। मैं बताऊंगा सबको, बताऊंगा, न्याय चाहिए मुझे। फिर ऐसे रोते हुए मिट्ठू जंगल वापस आता है। भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? रानो, मैं रो ना तो क्या करूं? मेरा सेब, मेरा सेब। भैया शांत हो जाओ, क्या हुआ आपके सेब को? वो पहाड़ी वाला डाकू आज मेरा सेब छीन कर भाग गया और मैं तो उसे पहचान भी नहीं सका। भैया ये लो, आप ये दाना खा लो और शांत हो जाओ आप। देखना, एक ना एक दिन वो जालिम जरूर हमारे हाथ पड़ेगा। वाह वाह, लाल है ये सेब और बहुत मीठा भी होगा। कैसे गाने गाते हुए जा रहा था मिट्ठू, मगर मैंने उसे रुला दिया और छीन लिया उसका सेब। वो दुष्ट कालू कौवा ऐसे खुद से बातें करता है और फिर मिट्ठू से छिना हुआ सेब खाने लगता है। शाम को सभी पंछी एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कल लाडो का भोजन छीन लिया उस जालिम ने और आज मिट्ठू का सेब छीन लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा हम में से। मैं तो जब भी भोजन लेकर उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे तो बहुत डर लगता है। दूर से कालू कौवा भी पक्षियों को इकट्ठा देख लेता है। मुझे वहाँ जाना होगा, अगर ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों के पास जाता है और वहाँ जाते ही जोरों से रोने लग जाता है। मिठाई, मेरी मिठाई, मेरी मिठाई भी छीन ली उस जालिम ने और मुझे बहुत मारा, मगर मैंने शोर नहीं मचाया, क्योंकि अगर मैं शोर मचाता तो वो मुझे जान से। नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा कड़कनाथ सेठ और चाची सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप का कुछ सालों पहले ही निधन हो चुका था। टुनटुनी की अच्छी परवरिश के लिए उसके चाचा उसको अपने साथ अपने घर ले आए थे, लेकिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो टुनटुनी से पूरा दिन घर का सारा काम करवा
करवाती और उसे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं देती थी। उसकी चाची सुंदरी कौवी की एक बेटी भी थी, वो भी टुनटुनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसके पास तरह तरह की डिजाइनर फ्रॉक गाउन थे, जिसे देखकर टुनटुनी को उनको पहनने का मन करता है। एक दिन, सुनो गौरी, तुम्हारे पास तो कितनी अच्छी फ्रॉक और गाउन है, मुझे भी पुरानी फ्रॉक दे दो ना। मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक गाउन है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात बोल रही है क्या? तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब देखो मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती है। चलक जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। तभी टुनटुनी चिड़िया की चाची वहाँ आ जाती है। क्योरी कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसकी महंगी फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं और फ्रॉक पहनेगी। चल जा, जाकर घर की सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है। चल अब जा यहाँ से, हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचे वो खाना फ्रिज में रखा होगा, वही खा लेना। इतना बोलकर वो दोनों पार्टी में चली जाती हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया को अपनी चाची की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब तक मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन घर का काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही रहना है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुनो टुनटुनी बेटा। टुनटुनी इधर उधर देखती है, लेकिन वो आवाज उसके माता पिता की तस्वीर से आई है। टुनटुनी मेरी प्यारी बच्ची, तू इस तरह रो मत, मुझे तेरी ये हालत अच्छी नहीं लगती। पापा, आप तस्वीर से बोल रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरा पिता हूँ और मैं सब जानता हूँ कि तू कितनी दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर सुंदरी और उसकी बेटी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते होते और नहीं देख सकता। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है पापा? आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? बहुत दूर नदी पार एक कुआं है, वही उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना, वो तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर टुनटुनी अपने आंसू पहुंचकर उस कुएं के पास मदद मांगने चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कहती है, ए जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी गौरी की तरह सुंदर दिख सकूं। टुनटुनी की इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक गाउन बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। अरे वाह जादू कुएं, ये फ्रॉक और गाउन तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर टुनटुनी बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक या गाउन नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यह साधारण सी दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार एवं जरूरतमंदों पर अपना जादू दिखाती है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची पक्षी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। इतना कहकर टुनटुनी सभी जादुई फ्रॉक और गाउन अपने साथ अपने घर ले आई और वो जैसी फ्रॉक पहनकर देखती है तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से सुंदरी और उसकी बेटी घर आ जाती है। टुनटुनी को देखकर वो लोग चौंक जाती है कि टुनटुनी के पास इतनी सारी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई। ए टुनटुनी, इतनी बन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रह और घर के सारे काम कर। तुझे नहीं पता कल तेरे चाचा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई ना? तभी सुंदरी की बेटी कहती है,
देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराई होगी और हमारे पैसों से खरीदी होगी। माँ इससे पूछो कि उसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आई। नहीं नहीं चाची, मैं अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में ये फ्रॉक मुझे मिली। टुनटुनी अपनी चाची से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। टुनटुनी ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। देखिए न माँ, इसकी माँ की कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो उस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे इस नौकरानी की सारी फ्रॉक चाहिए। कैसे भी करके आप मुझे ला कर दे। ये सुनकर सुंदरी टुनटुनी के पास जाती है। ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ की सभी फ्रॉक कहाँ रखी है? मुझे दे दे अभी के अभी। टुनटुनी अपनी चाची की बात सुनकर डर जाती है और उसे याद आता है कि जादुई कुएं ने कहा था कि जादुई फ्रॉक किसी लालची पक्षी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी चाची का लालच पहचानती थी। टुनटुनी अपनी चाची को साफ साफ मना कर देती है। चाची, आप मुझे चाहे कितना भी मार ले, पर मैं वो फ्रॉक आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुनी की बहुत पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आधी रात को सुंदरी को भी चोरों की तरह टुनटुनी के कमरे में फ्रॉक चोरी करने जाती है। टुनटुनी ने उसे बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन सुंदरी बहुत ही चालाक थी। वो फ्रॉक ढूंढकर अपनी बेटी को दे देती है। सुंदरी की बेटी बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, मेरा पूरा शरीर पे खुजली हो रही है। मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कैसी फ्रॉक है माँ, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। सुंदरी पूरी कोशिश करती है कि वो जादुई फ्रॉक उतारने की, पर वो उतर नहीं पाती। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी चाची को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसके स्वर्गवासी माँ बाप ने उसको जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वो जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। सुंदरी सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है। टुनटुनी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना। मुझे माफ कर दो। आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। सुंदरी को भी कितना कहते ही उसकी बेटी की शरीर की खुजली मिट जाती है और उस जादुई फ्रॉक की मदद से टुनटुनी अपनी चाची के दिल में अपनी जगह बना लेती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। रानू अपने ठेले पर गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। बंटी नाम का एक ग्राहक रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, बहन मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। रानू चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करता है। रानू चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने बंटी को 10 रुपए में 5 मोमो दे दिए। बंटी कबूतर वो वेज मोमो लेकर रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे 2 वेज मोमोज पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे मोमो दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे वेज मोमोज नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस जंगल में कोई भी वेज मोमोज नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बंटी कबूतर क्रोधित होकर वहां से चला गया। रानू चिड़िया शाम को अपने घर पर जाकर अपने पति टुन्नू से बात करने लगती है।
मेरी समझ में नहीं आता टुन्नू जी कि बाकी दुकानदार सस्ते में 10 रुपए के 5 मोमो ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रानो, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो जमींदार कौवा आपको महंगे वेज मोमोज बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते वेज मोमोज देता है। लेकिन इससे जमींदार कौवा को क्या फायदा होगा? जरा सोचो, कुछ समय पहले हमारे जंगल में वेज मोमो के न जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस जंगल में केवल तुम ही ठेले पर वेज मोमोज लगाकर बेचती हो। जिस दिन तुम भी इस धंधे को बंद कर दोगी, उस दिन वो दुकानदार मनमाने रेट में ग्राहकों को वेज मोमोज बेचेंगे। तुम ठीक कहते हो टुन्नू, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रानो चिड़िया गांव के जमींदार के पास चली गईं। रानो चिड़िया को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रानो चिड़िया, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रानो चिड़िया, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को मोमो बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रानो चिड़िया, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई वेज मोमो शोमो नहीं मिलेंगे। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार कौवा ने रानो चिड़िया को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रानो चिड़िया ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता। तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। रानो इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बुजुर्ग चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जियाँ उगाया करती थीं। उस दौर में मैं दुकानदारों को मोमो बनाने के लिए सब्जियां मुफ्त में दे देती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रानो चिड़िया, लेकिन वेज मोमो का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर रानो चिड़िया बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मौसी। रानो चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी यह समझते हैं कि मैं अपने खेत में मोमो उगाया करती थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उस वक्त में वेज मोमो जादुई गांव से लेकर आती थी। उस जादुई मोमो के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, यह केवल मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जादुई मोमो के गाँव में जाओ और वहाँ से मोमो लाकर सारे जंगल में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। मौसी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं रानो चिड़िया, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं जादुई मोमो के गांव में पहुंच जाओगी। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर मौसी वहाँ से चले गई। जहाँ तक मौसी को मैं जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस जंगल में जड़ से ही समाप्त हो जाए।
रानो चिड़िया मौसी की बताई हुई जगह पर चला गई और उस तालाब को गौर से देखने लगी। रानो उस तालाब के अंदर कूद गई। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रानो ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब घर मोमो के ही बने हुए थे। रानो चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। यह तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है, यहाँ तो हर वस्तु मोमो की बनी हुई है। तभी रानो के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई मोमोज का गांव है। रानो चिड़िया ने देखा कि वो व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से मोमो ले जाना चाहती हूँ। तुम यहाँ से जितने भी मोमोज ले जाना चाहती हो ले जाओ। यहाँ से मोमोज ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रानो चिड़िया बहुत सारे मोमो लेकर तालाब के किनारे आ पहुँची। अब मैं रोज वहाँ से मोमो लाकर जंगल में मुफ्त में बांटूंगी। मोमो ले लो, मुफ्त में मोमो ले लो, मोमो ले लो, आओ आओ। मुफ्त मोमो सुनकर सभी पक्षी रानो चिड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। इस प्रकार जमींदार का मोमो का कारोबार ठप पड़ जाता है। दूसरी ओर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये 2 कौड़ी की रानो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर रानो चिड़िया अपना ठेला लगाती थी। रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार गुस्से में रानो का ठेला तोड़ देता है और उसके घर को भी अपने गुंडे पक्षियों से कहकर उस पर बुलडोजर चलवा देता है। रानो रोते हुए अपने पति और बच्चे के साथ उस नदी किनारे जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक मायावी देवी बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? तुम तो कल ही मोमो लेकर यहाँ से गई हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हे मायावी देवी, मेरे मोमो और ठेला उस दुष्ट सेठ ने तोड़ डाला और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा घर तैयार कर देती हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक पेड़ पर मोमो का सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये एक जादुई मोमो घर है। इसमें तुम्हें एक टोकरी रोज मोमो से भरी मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। अगर खाना खाकर तुम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया है तो अब जाओ, जाकर मेरी बेटी की खबर ले लो। वो अब तक घर नहीं लौटा है, शाम हो गई है। माँ जी, आप चिंता मत करो, टुन्नू जी अभी आते ही होंगे। वो मुझे बताकर गए थे आज वो देर से घर आएंगे, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल गए हैं। पहले घर तो आ जाए मेरा बेटा, फिर बताती हो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे तुम सारा दिन भोजन खाती रहती हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर तोता घर के अंदर आता है और वो कहता है, चिड़िया, आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोते भैया, क्या हुआ? क्या बुरी खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे माफ करना रानो बहन, अब तो वो लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। एक शिकारी चील ने उनका शिकार कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। यह सुनकर तो वो सारा परिवार रोने लग जाता है। तब चिड़िया कहती है, मेरा दिल तो आज सुबह से ही बहुत डरा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो आज आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। खा लिया इस मनुष्य ने मेरे बेटे को। इसका पेट कभी नहीं भरता था, हर समय उसे भोजन लेने के लिए भेजती रहती थी। मनुष्य खा गई मेरे बेटे को। आंटी, इसमें रानो बहन का क्या दोष? यह तो भाग्य में होता है, जो कुछ भी होता है। यह कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बहुत रोती हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात हो जाती है, वो सभी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। जंगल के पक्षी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार भोजन लेने निकल जाते हैं। किसी को कोई गम नहीं था कि किसी का पति मर गया, किसी का बेटा, किसी का पापा। वो तो अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो जमाना ही बदल गया था। जाओ, कर बैठी हो यहाँ पर, जाकर भोजन ले आओ। अब मेरा बेटा नहीं है जो तुम्हारा पेट भरने के लिए भोजन ले आएगा। अब मेरे लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए ले आओ। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी भोजन। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चिड़िया भोजन की खोज में जाने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन, बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर।
क्या करे, जालिम चील अपने पेट भी तो भरते हैं। चिड़िया बहन, पिछले महीने टुन्नू चिड़ा हमारे घर पर आया था और पूरे 100 दाने लेकर गया था भोजन के, अपनी बेटी के इलाज के लिए। और उसने कहा था कि यह बात हम आपको न बताएं, और साथ में अपना घर भी गिरवी रखा था। देखो अब वो तो है नहीं इस दुनिया में जो मैं उससे मांग लूंगा, इसलिए अब लेना देना तो आपसे ही होगा। अब आप दे दो हमें, 1-2 दाना तो है नहीं, पूरे 100 दाने हैं। अरे भागो यहाँ से, तुम कभी झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ जी, जब गुड़िया बीमार हुई थी तो गुड़िया के पापा कुछ दाने उधार तो लाए थे। सुनो चिड़िया बहन, अगर मेरे दाने वापस नहीं करे तो तुम्हें यह घर खाली करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे दाने वापस कर दिए तो यह घर तुम्हारा है, अगर नहीं करे तो हमारा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे दुख मेरा बेटा अपने साथ लेकर चला गया। ना ये तुम्हारी गुड़िया होती, ना ही वो दाने उधार लेता, और ना ही मेरा बेटा मरता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। माँ जी, आप चुप हो जाओ और ऐसा कुछ भी मत सोचो, शांत हो जाओ। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुड़िया, तुम अपनी दादी के पास ही रहना, मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़े जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मैं कालू कौवे के दाने वापस कैसे करूंगी? अगर नहीं करे तो वो घर छीन लेगा, लेकिन दाने वापस करूं तो कैसे करूं? वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। टुन्नू जी, आपने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद हम सबको छोड़कर चले गए। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, जो आपने उसके लिए यह सब किया। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं। रानो चिड़िया, मत रो, चुप हो जाओ। जिंदगी की मुश्किलों का मुकाबला करो, हिम्मत से मेहनत से काम लो। परंतु मैं तो कुछ काम भी नहीं जानती हूँ, फिर मैं क्या काम करूँ? तुम पहले सिलाई का काम करती थी ना, तो अब क्यों नहीं तुम अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए फिर से सिलाई करो। लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाएगी। और ये लो भोजन, जिसने आज तुम्हें भूखा नहीं रखा वो कल भी तुम्हें देगा। फिर रानो चिड़िया वो फल की टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ तो सच में एक सिलाई मशीन रखी हुई थी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी इतनी मदद की है। अब मैं मेहनत से काम करूंगी, अपनी बेटी और अपनी सास को बहुत खुश रखूंगी। फिर रानो चिड़िया पक्षियों के कपड़े सिलती है। वो इस काम में बहुत माहिर थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती है और जल्दी वो कालू कौवे को उसके दाने के बदले उसे पैसे दे देती है। इस तरह गरीब दर्जी बहू अपनी बेटी और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।